नरेश नाम का व्यक्ति दिन रोज पूरे दिन गांव-गांव जाकर कबाड़ा खरीदता और उस कबाड़े को अच्छे दामों में बेचा करता। बेचने के बाद जो पैसे मिलते हैं उन पैसों से इस नरेश के घर का खर्च चलता है दोस्तों, और ये पति पत्नी बहुत अच्छे से रहते हैं। अब एक दिन की बात होती है, नरेश एक गांव में जाता है और वहां पर एक बड़ा सा घर होता है। उस बड़े से घर में देखने में लग रहा था कि जाने कितने लोग रहते होंगे, तो वो वहीं पर जाकर आवाज लगाता है कि टूटा फूटा अगर कोई कबाड़ा हो तो आप लोग बेच सकते हैं। तभी उस बड़े से घर में से एक ऐसा करीबन 7 या 8 साल का बच्चा निकलता है। वो कहता है कि अंकल, हमारे पास कबाड़ा तो नहीं है, लेकिन हमारे दादाजी हैं, क्या आप उन्हें ले सकते हो? तो यहाँ पर नरेश थोड़ा सा हंसने लगता है, क्योंकि बच्चे की बात हंसने लायक थी। और अक्सर कई बार उसने देखा था जब वो कबाड़ा खरीदता है तो कई बच्चे कहते थे कि अंकल मुझे ले चलो कबाड़े में, ये कर लो, मतलब मजाकिया तौर पर। तो यहाँ पर नरेश हंसकर कह देता है कि हाँ बेटा, हम तुम्हारे दादाजी को भी ले जाएंगे, ले आओ अपने दादा को। और वो लड़का अंदर चला जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उस लड़के के पिता अंदर से आते हैं और वो कहते हैं कि अरे कबाड़े वाले, क्या तू सच कह रहा है? हमारे पिता को क्या तू अपने साथ ले जाएगा? तो यहाँ पर नरेश हैरान और परेशान खड़ा रह जाता है। वो दुखी हो उठता है कि ये व्यक्ति इतना बड़ा होकर ये बात कर रहा है, और नरेश भी गुस्से में ये कह देता है कि हाँ भाई, मैं तुम्हारे पिता को ले जाऊंगा, बताओ तुम्हारे पिता के कितने दाम हैं। दोस्तों, ये बहुत अचंभित कहानी है और इसे सुनकर लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आज जो बच्चे अपने माँ बाप को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ देते हैं, तो क्या कोई बच्चा अपने माँ बाप को एक कबाड़े वाले को नहीं बेच सकता? ये सत्यता पर एक आधारित कहानी है। अब इसको आप, क्या वो कबाड़े वाला उस बुजुर्ग व्यक्ति को ले जाएगा जिस बुजुर्ग व्यक्ति का एक किस्सा सा चल रहा है कि उसे खरीद लो? क्या बेटे अपने पिता को बेच देंगे? क्या ये कहानी, क्या इसमें होगा, क्या होने वाला है? ये सारी बातें आप लोगों को जानना है तो वीडियो को आगे देखना होगा हमारे साथ। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक चंद्रशेखर नाम के व्यक्ति से। चंद्रशेखर के पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, उनके दादा परदादाओं की, और ये अपने पिता की एक लौती संतान होती है। इसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद इसके पिताजी स्वर्ग सिधार जाते हैं, तो ये अकेला रह जाता है, ये और इसकी पत्नी। अब दोस्तों, ये इतनी बड़ी संपत्ति में अकेला रहा करता, बहुत बड़ा इसका घर होता है, और यहाँ पर इसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। पहले बच्चे को जन्म देती है तो बड़े ही दोनों मन में हर्षाते हैं और इनको बेटा होता है। अब इनकी पत्नी बेटी की आस में दूसरा बच्चा करती है तो वो भी बेटा ही होता है। और दोस्तों, एक लड़की की चाह में ये लोग 4 बेटों को जन्म दे देते हैं, लेकिन इनके घर बेटी नहीं आती है। चंद्रशेखर अब सोचता है कि हमारे नसीब में बेटी की खुशियां है ही नहीं, और यहाँ पर इनकी जिंदगी आगे बढ़ने लगती है। चंद्रशेखर एक ऐसा व्यक्ति था जो हर जरूरतमंद की मदद किया करता। उसे लगता कि मैं जितनी मदद करूंगा उतना ही उसे सुकून मिला करता। गांव में अगर किसी को कोई परेशानी आया करती तो सबसे आगे चंद्रशेखर आगे खड़ा मिलता है। धीरे धीरे बेटे जवान हो रहे थे, चंद्रशेखर बुढ़ापे की तरफ मुड़ जाता है, और यहाँ पर चंद्रशेखर के सभी बेटों की शादी हो जाती है और घर बिल्कुल भर जाता है। 4 बेटे 4 बहुएं, अब उन पे भी बच्चे होने लगते हैं, और चंद्रशेखर की पत्नी मन में बड़े हर्ष आते हैं कि कहाँ तो हम इस घर में दोनों अकेले रहा करते, ये घर खाने को दौड़ता, और आज इतना बड़ा परिवार हो गया कि पूरे दिन चह लगी रहती है इस परिवार में। दोनों ही जने एक साथ बैठकर बहुत मन में खुश होते हैं, बधाई लेते हैं अपने परिवार की, और दोस्तों जिंदगी आगे चलती है। चंद्रशेखर का डंका उसके घर में इतना बजा करता कि चारों बेटे अगर किसी काम की शुरुआत कर रहे हैं तो पहले पिताजी को पूछा जाता, और कोई भी वो काम किया करते तो डरते अपने पिता से पूछने में कि पूछें कि ना पूछें, मतलब इतना रौब चंद्रशेखर का अपने घर में होता है। आप एक बात इमेजिन कीजिए, जो बंदा अपने घर में शासन चला रहा हो उसे उसके बच्चे बेचने की सोचें तो क्या हुआ होगा, क्या बीती होगी, है ना इंटरेस्टिंग बात। अब दोस्तों, इसके बाद जो चंद्रशेखर की पत्नी है वो इस दुनिया से चली जाती हैं। चंद्रशेखर टूट जाता है, बच्चे बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो भी चली गई इस दुनिया से, और चंद्रशेखर अकेला रह जाता है। अकेला रह रहकर उसे पत्नी की याद खाती है, लेकिन वो बहुत संभला हुआ व्यक्ति था।
उसने पहले से ही अपने परिवार को संभाल कर रखा था दोस्तों, अब आगे जिंदगी और बढ़ने लगती है। चंद्रशेखर के बच्चे उस पर बहुत ज्यादा लाड किया करते और अब तो पोती पोते भी हो जाते हैं। अब चंद्रशेखर अपने पोती पोतों को देखता है तो धीरे धीरे उनकी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। एक दिन चंद्रशेखर बैठा सोचता है कि मैं जमीन जितनी भी जो हमारी दादा लाई जमीन है, मतलब हमारे बुजुर्गों की, अब वो बेटों को दे देनी चाहिए। सही वक्त आ चुका है और चंद्रशेखर मन बना लेता है। चारों बेटों को अपने पास बिठाता और कहता है कि बेटा ये जमीन है, पता नहीं तुम्हारी माँ तो इस दुनिया से चली गई, क्या पता मेरा किस दिन बुलावा आ जाए, तो तुम एक काम करो, ये जमीन अपने नाम करा लो। दूसरे दिन जाकर चंद्रशेखर कोर्ट में सारी जमीन अपने बेटों के नाम उतरवा देता है। लेकिन जो गांव की घर की जमीन होती है, जो पुश्तैनी घर था बहुत बड़ा और गांव में कुछ प्लॉट थी, वो चंद्रशेखर अपने बच्चों के नाम नहीं कराता है। अब जब चारों बेटों के नाम जो खेत की जमीन थी वो आ जाती है, उसके बाद वो चारों जने बैठकर बड़े जोर जोर से ठाके लगाते और कहते हैं कि अरे भाई, अब हमें भी कुछ संपत्ति मिल चुकी है और यहाँ पर फिर जिंदगी आगे चलने लगती है। अब चंद्रशेखर के बच्चे और भी चंद्रशेखर का ध्यान रखने लगते हैं, क्योंकि जो गांव के घर था और जो प्लॉट थी गांव की, वो भी तो पिता से नाम करानी है। और अब यहाँ पर सभी जने, चारों बेटे एक कमरे में बैठे हुए होते हैं, चंद्रशेखर बाहर बैठे हुए होते हैं। तभी चारों बात करते हैं कि अरे ये घर का मसला और सुलझ जाता और जो गांव की प्लॉट है इनका भी मसला सुलझ जाता, तो फिर हम निश्चिंत रहते। पिताजी ने ये और नहीं कराया, ये काम करा देते तो बहुत अच्छा होता। तभी चारों एक दूसरे से ये कहने लगते हैं कि बड़े तू कहेगा, कोई कहता है छोटे तू कहेगा, बीच वाला कहेगा, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं होती है चंद्रशेखर से कहने की। चंद्रशेखर इन सभी बातों को सुनते रहते हैं और दूसरे दिन वो फिर अपने बेटों को बुलाते और कहते हैं कि बेटा, तुम रात जो बात कर रहे थे वो बातें मेरे कानों में पड़ी हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तो जितना भी वक्त है अब अपने पोती और पोतों में बिताऊंगा, और जो ये घर की जमीन रह रही है, जो घर है, प्लॉट है, वो भी मैं तुम लोगों के नाम कर दूंगा। अब चंद्रशेखर यहाँ पर अपना घर और गांव की जो प्लॉट होती हैं वो भी अपने बेटों के नाम कर देते हैं। अब बेटों के नाम होते ही उन बेटों का रंग दिखाना शुरू होता है। चंद्रशेखर अब देखता है कि उसके बेटे ना ही तो उसके पास बैठते हैं, ना ही उससे बात करते हैं। और जब चंद्रशेखर कुछ बात किया करता तो जो बेटे आज तक चंद्रशेखर से डर रहे थे, वही बेटे उस पिता को डांटते हैं और धमकाते हैं। चंद्रशेखर काफी टूट जाता है। बहुएं पोती पोतों को पास नहीं आने देती हैं, कहती हैं कि तुम्हारे दादा को जाने कौन सी बीमारी है, तुम्हें बीमारी लग जाएगी, इनके पास मत जाओ। और चंद्रशेखर को बासी खाना तक दिया जाता, जो घर में बचा कुचा होता, बेटों की झूठी थाली में झूठन परोसा जाता चंद्रशेखर को। ये सब चीजें चंद्रशेखर देखता है, महसूस करता है और वो अपने कमरे में रोने लगता है, भावुक हो जाता है और अपनी पत्नी की फोटो के आगे खड़ा होकर कहता है कि तुम तो इस दुनिया से चली गई, तुम तो इन लोगों से छूट गई, लेकिन मेरा क्या होगा और कब तक ये दिन मुझे देखने पड़ेंगे पता नहीं। भगवान मुझे कब तुम्हारे पास भेजेंगे, कब अपने पास बुलाएंगे। वो भावुक होता है, अपने आंसू पोंछता है और दोस्तों फिर भी समय चलता रहता है। अब एक दिन चंद्रशेखर की तबीयत खराब होती है, बासी खाने की वजह से उसके पैरों में भी दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, एसिडिटी बन जाती है, भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। इसके बाद चंद्रशेखर अपने बड़े बेटे से कहता है, बड़ा बेटा उसके पास से गुजर रहा था, कि बेटा मेरे पैर और सिर में बहुत दर्द है, मुझे कोई दवाई दिला दो या मेरे पैर दबा दो। तो यहाँ पर बड़ा बेटा चिल्लाता और कहता है कि बस यही काम है बुढ़ाओ मुझ मेरे पास, तुम अपना काम खुद देखा करो, हमें परेशान मत किया करो। और इस उम्र में ये सब चीजें होती रहती हैं। वो बड़ा बेटा पैर तो नहीं दबाता है, लेकिन चार बात चंद्रशेखर को सुनाकर वहां से चला जाता है। चंद्रशेखर फिर भावुक हो जाता है और अब तो उसके पास कोई आता ही नहीं है। 10-10 दिन उसे नहाए हुए हो जाते हैं। और चंद्रशेखर एक दिन अपने परिवार की बात सुनता है। पूरा परिवार बैठकर ये सोच रहा है कि ये बाबा कब इस दुनिया से जाएगा और कब इससे पीछा छूटेगा। इसका करने कारखाने का बहुत समय लगता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसको उठाना और बिठाना, जबकि कोई भी इतनी उसकी मदद नहीं करता है। अब दोस्तों 2-4 दिन पीछे जिस व्यक्ति का हमने स्टार्टिंग में नाम लिया था नरेश कबाड़ा खरीदने के लिए, नरेश कबाड़ा वाला आता है और वहां पर जैसे ही वो आवाज लगा रहा था तभी
चंद्रशेखर का पोता बाहर जाता है और कहता है कि अरे अंकल, आप हमारे दादाजी को ले सकते हो। तो यहाँ पर वो अंकल हंसी मजाक में कह देता है कि हाँ बेटा ले लूंगा। लेकिन बड़ा बेटा वहीं पर चंद्रशेखर का कुछ काम कर रहा होता है। कबाड़े वाले की बात जब उसके कानों में पड़ती है तो वो भागकर उठकर जाता है और कहता है कि क्या कह रहा था कबाड़े वाले, क्या तू हमारे पिताजी को सच में ही ले सकता है? ये बात जब नरेश सुनता है तो वो समझ जाता है कुछ ना कुछ बात है और नरेश कह देता है कि हाँ मैं तो ले लूंगा तुम्हारे पिताजी को, बताओ तुम अपने पिता की कितनी कीमत मांगते हो। तो बड़े बेटे के कानों पर यकीन नहीं होता तो वो कहता है कि तुम कल आना, कल सोच समझ कर मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम पक्का कह रहे हो ना तुम मेरे पिताजी को ले लोगे? तो यहाँ पर कबाड़े वाला कह देता है कि हाँ भाई, मैं जरूर तुम्हारे पिता को लूंगा, तुम कल तक बातचीत कर लो आपस में, मैं कल आऊंगा और तुम रेट और बता दो, मैं जाते जाते इंतजाम तो करूंगा। तो यहाँ पर जो बड़ा बेटा होता है वो कहता है कि हमें 20,000 रुपये चाहिए अपने पिता की कीमत। तो कबाड़े वाला कहता है कि कल भाई मैं टाइम से आ जाऊंगा और पैसे भी ले आऊंगा, अपने पिताजी को तैयार रखना। अब बड़ा बेटे के दिमाग घूम जाता है और चारों बेटे साथ बैठकर बात करने लगते हैं और कहते हैं कि सभी क्या पिताजी को भेज दिया जाए? कबाड़े वाला तो ऐसे कह रहा है। तो सभी लोग राजी हो जाते हैं। बहुओं की खुशी का ठिकाना नहीं होता। सोचती हैं कि अब इस बुढ़े से फंद कट जाएगा, ना ही तो वृद्धाश्रम में छोड़ना पड़ेगा और यहाँ से किसी को एहसास भी नहीं होगा। और दोस्तों यहाँ पर वो सभी अपना मन बना लेते हैं। दूसरे दिन जो नरेश कबाड़े वाला होता है वो 20,000 रुपयों का इंतजाम कर कर लाता है और आते ही कहता है लो भाई अपने 20,000 रुपये गिनो, क्योंकि आप मेरे भाई जैसे हो, और चलो अपने पिताजी को तैयार करो, मैं उन्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। चारों भाई उन 20,000 रुपयों को गिनते हैं और अपने पिता, जब नरेश उस पिता को लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है तभी चंद्रशेखर खुद से कांपता हुआ खड़ा होता है और कुछ जरूरत के से कपड़े लेकर उसके साथ चलने लगता है। वो मंजर ऐसा भयानक था क्योंकि गांव वालों को भी थोड़ी थोड़ी सी खबर हो जाती है और जो चंद्रशेखर जी होते हैं वो उस कबाड़े वाले की रिक्शा में बैठ जाते हैं। और दोस्तों दोनों बाप बेटे ही लगा लो, नरेश और चंद्रशेखर वहां से चले जाते हैं। चंद्रशेखर जी जब नरेश के घर जाते हैं तो वहां पर नरेश की पत्नी आरती का थाल लेकर खड़ी हुई होती है। दरवाजे पर ही चंद्रशेखर की आरती की जाती है। तो चंद्रशेखर जी हैरान हो जाते हैं कि ये लोग मुझे खरीद कर लाए हैं, वो भी आरती करने के लिए। उसके बाद उसके लिए एक अच्छा सा बिस्तर लगाया जाता है। हालांकि घर इतना अच्छा नहीं होता और वहां पर चंद्रशेखर जी को बिठाया जाता है। बिठाने के बाद चंद्रशेखर को जो नरेश होता है वो नहलाता है। नहलाने के बाद उसकी पत्नी अच्छा सा स्वादिष्ट सा भोजन बनाती है और सूजी का हलवा बनाती है और सभी भोजन को चंद्रशेखर जी को परोसा जाता है। जब चंद्रशेखर जी उस भोजन को खाते हैं तो शायद उसने कई महीनों बाद ताजा और अच्छा खाना खाया था, तो वो एक रोटी एक्स्ट्रा खाते हैं और आंखें भर आती हैं। नरेश बेटा, तू मुझे यहाँ पर लेकर तो आया है, लेकिन तू मेरी इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है? लेकिन सभी लोग चुप रह जाते हैं और नरेश कहता है कि नहीं बाबूजी, मैं जो कर रहा हूँ मुझे कर लेने दीजिए। अब मैंने आपको खरीदा है, आप मेरे पिता हो और मैं आपका बेटा हूँ, आपको सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। चंद्रशेखर यहाँ पर चुप हो जाते हैं और आप यकीन नहीं मानोगे, चंद्रशेखर की इतनी सेवा उस घर में होती है। सुबह शाम 3 टाइम उसको चाय दूध पिलाना, खाने से पीने से नहलाने से। जो नरेश की पत्नी होती है ना, बहुत अच्छे से उनकी देखरेख करती है। अब वहीं पर एक दिन मेला लगा हुआ होता है तो चंद्रशेखर का जो नया बेटा बना है नरेश, वो कहता है कि पिताजी आज हम मेला देखने के लिए जाएंगे। चंद्रशेखर जी जो हालत है वो दिन पर दिन अच्छी होने लगी थी। वो कहाँ पर लग रहे थे कि अब 2-4 दिन के मेहमान है, लेकिन अब लगता है कि वो काफी दिन जिएंगे और बहुत अच्छे से रहेंगे। अब यहाँ पर नरेश अपने पिता को मेला दिखाने के लिए मेले में लेकर जाता है तो वहां पर चंद्रशेखर जी एक बड़े से झूले की तरफ देख रहे होते हैं। तभी नरेश कहता है कि पिताजी इसमें झूलना है आपको। तो चंद्रशेखर कहता है कि अरे पागल, मेरी इतनी उम्र हो गई है, क्या मैं इनमें झूलता हुआ अच्छा लगूंगा? और नरेश फिर यहाँ पर अपने पिता की बात समझ जाता है और जबरदस्ती 2 टिकट खरीदता है उस झूले के और दोनों बाप बेटे उस झूले में बैठकर झूल कर घर आ जाते हैं। घर आते ही जो नरेश की पत्नी होती है वो खाना बनाकर तैयार रहती है और खाना
परोसने लगती है तो चंद्रशेखर कहते हैं कि अरे बेटा, तुमने खाना क्यों बनाया? हम मेले में तो गए थे और इसने मुझे बहुत सारा वहां पर खिला दिया, अब मुझे भूख नहीं है। लेकिन वो फिर भी यहाँ पर जो नरेश की पत्नी है वो कहती है कि नहीं पिताजी, आप भले ही एक रोटी खा लीजिए, लेकिन मुझे तसल्ली रहेगी कि पिताजी ने शाम को कुछ खाया है। तो ये सब चीजें देखकर जो चंद्रशेखर होता है वो भावुक हो उठता है और आज तो वो रोने लगता है। वो कहता है कि बेटा, भले ही तूने मुझे खरीदा है, लेकिन मेरे जो सवालों की सीमा है वो इतनी उफान पर है कि मुझसे रहा नहीं जा रहा कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तुम्हें तो मेरे साथ अलग बर्ताव करना चाहिए था। पहली बात तो तुम्हें मुझे खरीदना ही नहीं चाहिए था। नरेश होता है वो चंद्रशेखर के पैरों में बैठ जाता और कहता है कि बाबूजी, आज मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। मेरी शादी होने के बाद मैं बहुत शराब पिया करता था। मेरे पिता अक्सर मेरे पीछे पीछे डोला करते और हमेशा कहते कि बेटा, तू हमारा एक लौता बेटा है, तो इतनी शराब का सेवन मत किया कर। लेकिन मैं उस पिता की बात नहीं मानता था। वो मेरी ही चिंता में, एक दिन मैं रात को घर नहीं आता हूँ तो वो चिंता में पूरी रात बैठे रहते हैं और सुबह उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है तो वो इस दुनिया से चला जाते हैं। जब मुझे इस बात का पता चलता है, मेरी पत्नी मुझे बताती है, तो मुझे इस बात का बहुत दुख होता है। और ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है बाबूजी, मेरे पिताजी इस दुनिया से चले जाते हैं। किसकी वजह से? मेरी वजह से। उस दिन से मैंने इस मक्कार शराब को हाथ नहीं लगाया है, लेकिन मैं इस आग में जल रहा हूँ कि मेरी इस शराब की लत के कारण मेरे पिता इस दुनिया से गए हैं, वरना वो अभी इस दुनिया से जाने लायक नहीं होते हैं। तो यहाँ पर नरेश चंद्रशेखर के गले लगकर कहता है कि पिताजी, जब उस दिन आपके बेटे ने आपको बेचने के लिए मुझसे कहा तो मुझे अपने इस पाप का प्रायश्चित मिल चुका था। तभी मैंने आपको आपके बेटों से खरीदा है और जो पैसे मैंने आपके बेटों को दिए हैं वो भी मैंने कर्ज पे लिए हैं। लेकिन मुझे एक पिता की देखरेख करने का मौका ऊपर वाले ने दिया है, तो वो मौका मैं कैसे गवा सकता हूँ? आपकी सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ? ये सब कुछ ऊपर उसके रजिस्टर में रजिस्टर होगा। तो मुझे तो बहुत खुशी मिली है, तभी मैंने आपको अपना पिता माना है। वो दोनों गले मिलकर खूब रोते हैं। नरेश की पत्नी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर अब चंद्रशेखर नरेश को ही अपना बेटा मानने लगता है। कहता है कि कहाँ वो 4 बेटे जिनके ऊपर मैंने इतना कमाया, पूरी प्रॉपर्टी उन लोगों को दे दी, और कहाँ इकला तू जो मेरी देखरेख कर रहा है, जान न पहचान, और तू मेरी इतनी सेवा कर रहा है। अब दोस्तों, समय आगे बढ़ने लगता है। तभी जो 4 बेटे अपने घर पर रहते हैं, वहां पर एक वकील साहब आते हैं और वो वकील साहब कुछ कागज लेकर, जमीन के कागज उनके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पिता कहाँ पर हैं? तो वो लोग कहते हैं कि पिताजी तो यहाँ पर नहीं है। तो वो कहते हैं कि वकील साहब, आप ऐसे घर पर क्यों आए हो? तभी वकील साहब कहते हैं कि तुम्हारे पिता के नाम एक जमीन निकली है और उस जमीन पर कोई कंपनी बनने वाली है, और कंपनी भी करोड़ों रुपए उस जमीन के टुकड़े के दे रही है। अब चारों बेटे के कान खड़े हो जाते हैं और पिता की तलाश शुरू हो जाती है। 10 दिन लग जाते हैं पिता को ढूंढने में और उस कबाड़े वाले को ढूंढने में, लेकिन चारों ही बेटे कामयाब हो जाते हैं कि कहाँ पर उनका पिता चंद्रशेखर रह रहा है और वो कबाड़े वाला नरेश कहाँ पर है। तो वहां पर चारों बेटे गाड़ी में बैठकर पहुंच जाते हैं और नरेश उन चारों को देखकर अपने घर बड़े ही आदर पूर्वक अंदर बुलाते हैं, उनके लिए चाय बनवाते हैं और चारों बेटों को चंद्रशेखर के पास बिठा दिया जाता है। अब यहाँ पर चंद्रशेखर समझ जाता है कि कुछ दाल में काला है, तो चंद्रशेखर डायरेक्ट ये कहते हैं कि और निकम्बो, तुम मेरे पास क्या लेने के लिए आए हो? तो तभी सवरे जने उसके पैर पकड़ लेते और कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है बाबूजी, घर चलो, हमसे गलती हो गई। लेकिन चंद्रशेखर कहता है कि मैं समझता हूँ तुम वो नाग हो, तुम्हें कितना भी दूध में प्यालूं, लेकिन तुम मुझे डसे बिन नहीं मानोगे। मैं नहीं मानता, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। मेरा तो नरेश ही बेटा है और यही बेटा रहेगा, और मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मेरी आरती को कांधा भी मेरा नरेश बेटा ही देगा, और उन सभी को वहां से भगाने लगता है। अब यहाँ पर जो सबसे छोटा वाला बेटा होता है वो गुस्से में आता है, 4 भाई उम्र, वो कहता है कि हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन जो हमारा हिस्सा है उसे हमें अभी दो। तो यहाँ पर चंद्रशेखर सोच में पड़ जाते हैं कि मैंने तो तुम लोगों को सब कुछ दे दिया, लेकिन अब तुम्हारा कौन सा हिस्सा यहाँ पर आ गया। तभी वो कहते हैं कि वकील आए थे, तुम्हारे नाम कोई जमीन है और उस जमीन पर कंपनी बनने वाली है, तो करोड़ों की वो कंपनी है, हमें वो जमीन हमारे नाम चाहिए। अब चंद्रशेखर याद करता है, क्योंकि उस जमीन को वो भूला पड़ा हुआ था, तो उसे याद आता है कि उसके ससुर जी ने बहुत सालों पहले वो जमीन दहेज में दी थी, लेकिन चंद्रशेखर ने वो जमीन नहीं ली थी। उन्होंने कहा था कि पिताजी, भले ये जमीन आपने मेरे नाम करा दी है, लेकिन इस पर काम आप ही करोगे। मैं ऐसे
किसी की जमीन को नहीं ले सकता। अब यहाँ पर चंद्रशेखर उस बात को सोचकर कहता है कि हाँ, जमीन तो मुझे याद आ गई, लेकिन वो जमीन मैं तुम्हें नहीं देने वाला, मेरे घर से अभी तुरंत निकल जाओ। और अपने बेटे को बुलाता है और चारों बेटों को धक्का मारकर उस कबाड़े वाले के घर से बाहर कर देता है। नरेश अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है, उन सभी को घर से बाहर निकाल देता है। चंद्रशेखर नरेश को अपने पास बिठाकर कहता है कि बेटा, ये जो जमीन है ये तुम्हारे हिस्से की है, अब ये जमीन मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। नरेश साफ मना कर देता है कि नहीं बाबूजी, ये जमीन आप अपने बेटों को दीजिए, मैं तो केवल आपकी सेवा करूंगा। तो चंद्रशेखर कहता है कि नहीं, अगर तू मुझे अपना पिता मानता है तो मेरे आदेश का पालन करना होगा और ये जमीन तुम्हें लेनी होगी। और चंद्रशेखर ने वो जमीन नरेश के नाम करा दी दोस्तों। और नरेश उसी चंद्रशेखर से पूछकर उस जमीन को अच्छे दामों में बेचकर अपने ही गांव में बहुत सारी जमीन ले लेता है और एक अच्छा सा घर बना लेता है। यहाँ पर तीनों लोग बड़े ही हंसी खुशी रहते हैं। और जो नरेश होता है दोस्तों, उसे कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है कि वो उनके पास बच्चे नहीं होते हैं, उनकी पत्नी को कोई परेशानी होती है तो वो किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। तो इस परिवार में 3 ही लोग रहते हैं और वो बड़े हंसी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जहां पर 4 बेटों ने मिलकर अपने पिता को एक कबाड़े वाले को दे दिया और उल्टे उससे पैसे ले लिए। यहाँ पर नरेश नाम का व्यक्ति ऐसा मिला जिसने अपने दुखों को धोने के लिए उस पिता को खरीदा, उसे अपने पिता माना और उसकी सेवा बहुत अच्छे से की। तो ये कहानी कुछ लोग कहेंगे कि झूठी कहानी है, लेकिन ये सत्यता पर आधारित है। अरे ऐसे ऐसे बेटे पैदा हो जाते हैं जो अपने हाथों से अपने पिता का गला दबा देते हैं। आप तो पिता को बेचने की बात करते हो, पिता भी ऐसे ही होते हैं जो अपने बेटे को इस दुनिया से रुखसत कर देते हैं। तो यहाँ पर तो कोई बात ही नहीं बनती है कि ऐसा नहीं हो सकता। ये कलयुग है जनाब, इसमें कुछ भी हो सकता है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी का कुछ भी पता नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी ऐसी कहानी हमारे सामने आ जाती हैं जिन्हें बताते वक्त हमें भी लगता है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। और सच में ही अंदर से बता रही हूँ कि ऐसे कोई कैसे कर सकता है अपने पिता के साथ, लेकिन यहाँ पर 4 बेटों ने ऐसा ही किया था। तो इसके बारे में आप अपनी क्या राय रखना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।